अपने बैच का टॉपर होने के बावजूद जब कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे थे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 कंपनियों ने मुझे इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट किया था। प्रीलिम्स दिया मैंने 2020 में, लेकिन प्रीलिम्स भी फेल हो गया। काफ़ी लो लगा कि पहली बार मेंस तक पहुंच के अब प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहा है, तो क्या है, कुछ गड़बड़ है। थर्ड अटैम्प्ट जो अपना मैंने दिया प्रीलिम्स का 2021 में, तो वो क्लियर हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से मेंस में अटक गया। फोर्थ अटैम्प्ट का प्रीलिम्स ही फेल हो गया। वो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो गया था वो फेज़ कि ऐसा लगा था कि शायद ये लाइन मैंने गलत पकड़ ली। हालांकि मुझे बहुत लोग सजेस्ट कर चुके थे कि तुम चौथे अटैम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, मतलब तुम नहीं हो आइस बनने लायक। बहुत डायरेक्ट लोगों ने कहा था कि किसी ने तो कह दिया था कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। आशीष कुमार है। इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की है। मेरा जन्म भरतपुर जिले के नदबई तहसील में हुआ है और वहीं से मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने जयपुर से की और आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेके मैंने अपना बीटेक और एमटेक 2017 में पूरा किया। 2018 तक मैंने गुड़गांव में जॉब की और उसके बाद 2018 से 2023 तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। उसके लिए मैं कुछ दौरान दिल्ली में भी रहा था, जैसे कि जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक। उसके बाद मैंने जयपुर आकर पूरा सेल्फ स्टडी किया है। ये 2023 वाला मेरा 5वां प्रयास था। आइए हम बात करते हैं कि यूपीएससी के या फिर लाइफ के किसी भी फेज में सक्सेस और फेल्योर का जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो कैसे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई, नदबई तहसील में, भरतपुर जिले की नदबई तहसील में। तो फिर 9वीं कक्षा में मैं इंग्लिश माध्यम सीबीएसई में मूव कर गया। 8वीं तक राजस्थान बोर्ड में था, 9वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई में मूव किया। तो वो एक चैलेंजिंग टाइम था बचपन में उस टाइम से, लेकिन वो डिसीजन अच्छा था क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंग्लिश कहीं ना कहीं हमको आनी चाहिए और ये पार्ट ऑफ लाइफ अब बन चुका है, हमें एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को। फिर इंग्लिश जब 9, 10, 10 जब इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से हो गई तो 11, 12 जयपुर से किया। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ फेल्योर का कि आईआईटी खड़गपुर में जब मैं था अपने डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में और बीटेक मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइंस में था, तो ये दोनों ही डिसिप्लिन्स में मैं अपने बैच का टॉपर रहा था, जिसमें मेरी सीजीपीए करीब 9.23 रही अंत में जब पास होते होते। तो अपने बैच का टॉपर होने के बावजूद जब कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे थे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 कंपनियों ने मुझे इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट किया था। और ये इतना बड़ा फेल्योर था उस टाइम पे कि 11वें दिन कैंपस प्लेसमेंट सीजन के 11वें दिन मुझे प्लेसमेंट मिला था। मेरे सारे दोस्त 10 दिन में प्लेस हो चुके थे, सिर्फ मैं ही रह गया था। उसका कारण था कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पीएचडी के लिए जाना चाहिए, आप ओवर क्वालिफाइड हो, आप जॉब नहीं करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जर्नलिस्ट हो, आपका जब सीवी, आपका करिकुलम वाइटे जब हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि आपने बहुत सारी डिसिप्लिन्स पढ़े हैं, तो आप हमारे स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो। तो ये तो सिर्फ कारण है, लेकिन फाइनल रिजल्ट यही था कि 17 कंपनी रिजेक्ट करके गई। तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये मेरे कॉलेज में उस टाइम पे एक रिकॉर्ड बन गया था कि अ पर्सन इज रिजेक्टेड बाय 17 कंपनीज इन द प्लेसमेंट राउंड। तो ऐसा हुआ था कि 2-3 महीने बाद मुझे एक सेमिनार भी देनी पड़ी थी जूनियर्स को कि हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जांपल 17 इन 10 days।
तो दैट वाज अ फेज कि आप आईआईटी से हो, आप वहाँ के टॉपर हो, फिर भी आपको प्लेसमेंट में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो वहीं से मुझे फेल्योर का और स्ट्रगल की एक आदत सी हो गई थी कि हाँ, फेल्योर एंड स्ट्रगल दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू एम्ब्रेस देम एंड राइज अप। ये रहा। उसके बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं गया कॉग्निजेंट गुड़गांव में, वहाँ मैंने नौकरी करी। करीब 10 से 11 महीने मैंने नौकरी की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑल्दो मेरा फेस सही था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शायद यहाँ मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन या फिर यूएस फॉरेन क्लाइंट्स हैं। तो लेकिन मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ ये नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा काम इम्पैक्टफुल हो, जिसका रिजल्ट मुझे दिखे ग्राउंड पे। कहीं पीपल सेंट्रिक काम मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा काम जो है वो टेक्निकल है, पूरा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है। उसकी वजह से इकोनॉमी, फॉरेन इकोनॉमीज को तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन है कि सर्विस सेक्टर में जॉब है, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इंडियन सोसाइटी को तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो रहा, वो कारण बना मेरा वो जॉब छोड़ने का। प्लस कुछ और भी रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन जब मेरी यूपीएससी की जर्नी चालू हुई तो उसमें ऐसा था कि सब लोगों ने मुझे बोला कि आशीष, तुम तो इतने ब्रिलियंट हो, आगे हमेशा आगे रहो, तो तुम्हारा तो एक अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, पढ़ते रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि शायद हो जाए एक अटेम्प्ट, मैंने उम्मीद रखी थी। लेकिन ये उस समय कोई नहीं जानता था कि 4 बार बैक टू बैक असफलता हाथ लगेगी और 5वीं बार में जाके कहीं सफलता मिलेगी। ये रहता है। अब इसी जर्नी पे अगर हम बात करें कि सक्सेस और फेल्योर्स, अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे आए और कैसे उनके साथ टैकल किया, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस में फेल हो गया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट है, पढ़ाई हमने ज़्यादा करी नहीं, ज़्यादा अभ्यास है नहीं है, अनुभव भी नहीं है ज़्यादा, हो जाता है, तो हो गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में कोविड पीरियड था उस टाइम पे, फिर प्रीलिम्स दिया मैंने 2020 में, लेकिन प्रीलिम्स भी फेल हो गया। तो काफ़ी लो लगा कि पहली बार मेंस तक पहुंच के अब प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहा है, तो क्या है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई नहीं, घर वालों ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, कि नहीं तुम करो, हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, उसको कहीं हम हैंडल करेंगे, आप टैकल करो, पढ़ते रहो। तो वो भी मैंने फेस टैकल कर लिया। और फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट जो अपना मैंने दिया प्रीलिम्स का 2021 में, तो वो क्लियर हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से मेंस में अटक गया, क्योंकि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में समय भी कम था, कुछ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी उस टाइम पे, जिनकी वजह से मैं कम पढ़ पाया था। लेकिन अल्टीमेटली फेल्योर तो हुआ, तो वहाँ पे भी बुरा लगा। लेकिन फिर सोचा कि अब आए हैं इस लाइन में तो एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं। तो फिर चौथा अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू की। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट के मेंस का रिजल्ट बिल्कुल ही प्रीलिम से शायद 2 महीने पहले ही आया था, 2 से 3 महीने पहले, तो इतना टाइम नहीं बचा था। प्लस थोड़ा सा डिवास्टेशन हो गया था दिमाग में, तो कर नहीं पाए थे। फिर दिया तो, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट का प्रीलिम्स ही फेल हो गया। वो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो गया था वो फेज़ कि ऐसा लगा था कि शायद ये लाइन मैंने गलत पकड़ ली है। तो ये लोएस्ट पॉइंट था मेरा यूपीएससी जर्नी का, कि जब मुझे यही महसूस होने लगा कि शायद मैं गलत लाइन में आ गया हूँ, कि शायद मुझे दोस्तों ने गलत एडवाइस दे दी या कुछ भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया नहीं किया है। तो मुझे डाउट होने लगा अपने ऊपर कि क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ। क्योंकि जब मैं नौकरी से निकला था तो मैं आईएएस बनने के लिए निकला था। तो ये फेज़ रहा। फिर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो किसी और नौकरी में, हालांकि मुझे बहुत लोग सजेस्ट कर चुके थे कि तुम चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, मतलब तुम नहीं हो आईएएस बनने लायक। बहुत डायरेक्ट लोगों ने कहा था कि किसी ने तो कह दिया था कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। किसी ने कहा था कि अभी तक तुम इसी में लगे हुए, इतना टफ एग्ज़ाम तो है नहीं आईएएस का कि तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी। तो वो सब झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिली वालों ने ये तक भी कहा कि अब आईएएस छोड़ो, ये नहीं हो रहा है, तो और भी एग्ज़ाम्स हैं जो कम मेहनत मांगते हैं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स के नाम उन्होंने मेरे को दिए कि एसएससी भर दो आप। कुछ ने मेरे को एसबीआई बैंक के लिए भी बोला कि आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना ही चाहते हो तो बैंक देख लो, या फिर एसएससी का है। और आरपीएससी आरएएस तो मैं भरता ही था, हालांकि मेरा मूड नहीं था कभी करने का, लेकिन मैं भरता ही था प्रेशर में आके। तो 2 बार मैं आरएएस के प्रीलिम्स में भी फेल हो चुका था। तो ऐसा लग रहा था कि फेल्योर पे फेल्योर आए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला। अब कैसे संभाला वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको पहले ये सोचना है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आपका मोटिवेशन है। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो जो मेरा रूम था उसके मेरे स्टडी वॉल के सामने मैंने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए थे हैंड रिटन। उसमें मैंने लिखा हुआ था
कि ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हाई यू क्विट योर जॉब। मैं अपनी जॉब छोड़ के इस तैयारी करने क्यों आया, उसको हमेशा याद रखूं। तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हुआ करता था कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ अच्छी खासी इस तैयारी करने। तो जब भी मुझे लो फील होता तो मैं हमेशा याद करता कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना कुछ ना कुछ त्याग करके इसकी तैयारी करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उस दिन को या उस मोमेंट को हमेशा ध्यान रखें जब आपने तैयारी शुरू की थी, इस सबको साइड रख के। और ये हमेशा शुरू से ही दिमाग में रखना है कि फेल्योर्स आ सकते हैं। देखो, फेल्योर नहीं आते हैं, दैट इज ब्रिलियंट थिंग, दैट इज वेल एंड गुड, कि बहुत अच्छी बात है, आप एकदम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको फेल्योर नहीं मिले। और आई हाईली विश कि किसी को फेल्योर ना मिले और सब सक्सेसफुल हों अपने पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, जहाँ भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर फेल्योर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर लेस केपेबल और यू आर नॉट केपेबल। यू आर केपेबल, यू आर जस्ट मिसिंग दैट वन और टू थिंग्स जो आपको सोचनी पड़ेंगी, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पड़ेंगे अकेले में बैठ के कि भाई ये चीज़ें मेरे से मिस हो रही थी इस प्रिपरेशन में, मुझे ये चीज़ों पर काम करना है। और हर बार हो सकता है आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़े। तो ये सब रहेगा। और इस फेज में फिर सपोर्ट आपको कौन करेगा? आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। एक और चीज़ जो हमेशा दिमाग में रखना प्रिपरेशन करते टाइम, जब भी आप लो फील करते हैं, कि आप हमेशा उस मोमेंट को विजुअलाइज करें कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनके चेहरे पे क्या खुशी होगी। वो मोमेंट को हमेशा विजुअलाइज करें। व्हेन एवर यू आर फीलिंग लो, जब भी आपको लो फील हो रहा है तो आप बस आंख बंद करें और ये सोचें कि मैं आईएएस बनता हूँ, मेरे आसपास वाले, मेरे घर वाले कितना खुश होंगे, मैं खुद कितना खुश होऊंगा। वो जब मोमेंट आप रियलाइज करोगे तो इमीडिएटली आप पाओगे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। स्ट्रेस रहेगा। और पढ़ाई के बीच में आप कैसे बोर नहीं हो, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं फॉलो करता था एक तरीका कि मैं कभी भी दिन में 6 से 8 घंटे, 7 घंटे से मैं ज़्यादा कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं हमेशा ये फॉलो करता था। पर मैं आई यूज टू मेक श्योर कि इफ आई एम सिटिंग ऑन टेबल फॉर 6 आवर्स और 7 आवर्स, देन आई विल स्टडी फॉर दो 6 and 7 आवर्स। आई विल नॉट सिट आइडल फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। और ऐसा नहीं है कि 10 घंटे बैठ गया और पढ़ाई सिर्फ 6 घंटे ही करी, बाकी 3-4 घंटे मोबाइल चला लिया, कुछ भी कर लिया। नहीं, 6 घंटे अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ टेबल पे बुक लेके, तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और उसके बाद मैं मस्ती करूंगा आराम से। उसके बाद मैं पार्क में घूमूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, घर वालों के साथ गपशप करूंगा। लेकिन 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ये आपको अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा। और हर 2-4 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, जितना आपका कैलिबर है, ब्रेक जरूर लें। मैं हमेशा ब्रेक लेता था कि अब 4-5 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, मेरा एक सब्जेक्ट हो गया है, एक टॉपिक हो गया है, आई एम कंफर्टेबल इन इट, अब मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा जिससे कि वो टॉपिक डाइजेस्ट हो जाए और मेरी जो मेंटल एनर्जी है वो रीगेन हो जाए। क्योंकि जो मेंटल एनर्जी उसमें स्पेंड की है मैंने, उसको रीगेन करना जरूरी है। और वो रीगेन करने के लिए आपको जो आप कर रहे हो उससे अलग जाना पड़ेगा। तो आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर आप कोई मूवी देख लो, घर वालों से बात कर लो, कहीं घूम के आ जाओ। मेरे घर वाले क्या करते थे, मैं बोर होता था तो बोलते थे कि मत पढ़, आज हो गए 4-5 दिन पढ़ दो, कोई बात नहीं, आज का ब्रेक ले ले, आज अपन चलते हैं घूमने। तो हम कहीं मंदिर चले जाते थे या कहीं और घूमने चले जाते थे। तो वो रहता है। तो ये ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। फेल्योर्स आएंगे ही आएंगे। आप कितना भी सोच लो कि नहीं आते हैं, तो किसी ना किसी स्टेज पे आएंगे। अपने मेंटल कैपेसिटी आपकी हमेशा आपको, हो सकता है 12 फेल्योर्स के बाद ये रियलाइज कराए कि यार शायद हो सकता है ये मेरे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं माने। वो सिर्फ एक फेज है, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा इस चीज में कि एक फंडा होता है कि डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। अभी आज आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप कभी नहीं सोच सकते कि ये क्या है लाइफ में। बट आज जैसे मैंने पास किया है तो मैं देखता हूँ पिछले वाले डॉट्स, कि मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में पास हो गया, मेंस में फेल हो गया, तो सारे डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे 4th अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ था तो मैं बहुत डिवास्टेटेड हुआ था। लेकिन वो डॉट जो मैं कनेक्ट करता हूँ वो मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। कि वो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल होने के बाद मेरे पास पूरा 1 साल था जिसमें मैं अच्छे से स्क्रैच से दोबारा अपनी स्ट्रेटजी रिविजिट करके पढ़ पाया। तो अगर आप कहीं फेल होते हैं, कहीं कुछ भी आपके साथ गलत होता है, लो फील ना करें। बस ये मान के चलें कि दिस इज अ सिंगल डॉट विच विल बी कनेक्टेड टू प्रीवियस डॉट्स एंड ऑल दोज डॉट्स विल लीड टू अ नेक्स्ट डॉट इन योर लाइफ विच विल बी फॉर योर सक्सेस। तो मेरा सक्सेस मंत्र यही है, पढ़ते रहें, नियमित पढ़ें और ब्रेक जरूर लें। और जितना देर टेबल पर बैठें उतना देर पढ़ें और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। एक और चीज़, जैसे मेरे से पूछी गई थी कि आपने कोचिंग नहीं की। हाँ, मैंने जीएस की कोचिंग नहीं की, मैंने ऑप्शनल का क्लासरूम कोचिंग लिया था। तो क्या कोचिंग ज़रूरी है?
ये बिल्कुल आपके उस पे डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे, आपकी मेंटल कैपेसिटी पे, आपके स्टडी कैलिबर पे, आपके गाइडेंस पोटेंशियल पे कि आपको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि तुम कोचिंग मत लो, तुम ठीक हो, तुम पढ़ सकते हो खुद से, क्यों अगर पैसे का क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है तो कोचिंग मत लो। तो मैंने सोचा कि चलो कोचिंग नहीं लेते हैं, खुद से पढ़ के देख लेते हैं। बट मैं फिर यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस में ही पढ़ना है, गाइडेंस प्रॉपर मिलती है कोचिंग में, ये बात बिल्कुल सही है, मटेरियल भी मिलता है, प्रॉपर आप अलाइंड रहते हैं, वो प्लस पॉइंट्स है। तो अगर आपका फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल क्रंच है तो आप ज्वाइन ना भी करें, बिना कोचिंग के भी रिजल्ट्स आते हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं फाइनल लिस्ट में जो कोचिंग नहीं किए जिन्होंने और फिर भी रिजल्ट्स पाए हैं। सो कोचिंग इज नॉट अ मस्ट थिंग, it totally depends on you have to decide whether you have to take coaching or not. I decided in favor of not taking a coaching for GS part, and I did that, and I only took coaching for the test series part because you need someone to evaluate your papers. तो evaluation पे भरोसा रखें। एक और बात जो रह गई कि घर से तैयारी करें या दिल्ली से तैयारी करें, फिर अगेन वो आप ही के उसमें दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर्स है आपकी सूटेबिलिटी उस एनवायरनमेंट में। मैं जब ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था, 6 महीने में रहा था, 5 से 6 महीने, तो मैंने रियलाइज़ किया कि शुरू में तो ठीक था, लेकिन जब बाद में कोचिंग ख़त्म हो गई थी तो पूरा टाइम मैं रूम पे रहता था, 1 महीने में रूम पे रहा, तो वो मेरे लिए अकेले रहना, किसी से बात ना करना, सिर्फ पढ़ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग लगने लगा मेरे को कि या तो मुझे कुछ ज्वाइन करना चाहिए या फिर मुझे घर जाना चाहिए। प्लस वहाँ का अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सको आरएन के खर्चे को। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ना तो मैं का खर्चा अफोर्ड कर पा रहा हूँ और उल्टा मैं रूम पे अकेला पड़ा मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहा हूँ। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं घर जाता हूँ, वहाँ से पढ़ाई करूँगा। तो अगेन आपकी चॉइस हो सकती है कि आप घर से पढ़ें या दिल्ली में रह के पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगेन आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं अपने घर में रह के तो ऑनलाइन में पढ़िए। मैं एक हाइब्रिड मोड फॉलो करता था कि अगर कोई मुझे वीडियो देखना है तो मैंने देख लिया, लेकिन अगर मुझे पीडीएफ पढ़ना है तो आई विल मेक श्योर कि आई प्रिंट दैट पीडीएफ। आई परचेज्ड अ प्रिंटर एंड in these 5 years I just recently saw how many pages I have printed. So I found out around 15,000 pages I had printed in those 5 years. 15,000 to 20,000 pages I had printed. So whatever, कितना भी बड़ा मटेरियल था मैं उसको प्रिंट करूंगा, उसके बाद ही मैं उसको अंडरलाइन करके रीड करूंगा। और अपना पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ, जैसे कि पहले मैं उसको हाईलाइट करता था, फिर एक सिंगल कलर पेन ब्लू या ब्लैक से उसमें सर्कल मार्क्स किए, फिर थर्ड रीडिंग में उसमें मैंने वो इंडेंटिंग लेवलिंग कर दी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरा स्टाइल रहा हमेशा से। और आंसर राइटिंग में मैंने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा फोकस किया कि मैं कंटेंट अच्छे से बिल्ड करूं और ब्रेनस्टॉर्म कर लूं कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या इंट्रो लिखूंगा, क्या कंक्लूड करूंगा, क्या बॉडी लिखूंगा। ये सब करके मैं माइंड में आंसर फ्रेम कर लूंगा। 8-10 आंसर फ्रेम करके मैं 1-2 आंसर लिख लूंगा कि whether what I am thinking I am able to produce it on paper or not, and whether I am able to derive the question from answer or not. Mind it, I again repeat that our answer should reflect the question. Question was set by the examiner, but the answer should reflect the question to the examiner. Examiner while checking the answer, उसको ये पता चल जाना चाहिए जब वो आंसर के लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा होगा। उनके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा क्या पूछा है, लेकिन उनको पूरा ये रियलाइज होना चाहिए हर पॉइंट पे आपके आंसर में कि हाँ ये पूछा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब पैराग्राफ जो हम एग्जाम में लिखते हैं उत्तर में, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट्स में लिखना है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है जो आप कंफर्टेबल हैं। मैं पॉइंट्स में लिखता था और पैराग्राफ में भी लिखता था, दोनों ही मैंने फॉलो किए। बट कुछ भी हो, आपको एक कनेक्टिंग जो लाइन है वो हमेशा रहनी चाहिए। अगर आपके पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो तो कनेक्शन होना चाहिए कि हाउ एवर दिस लीड्स टू दैट, however, moreover, but and कभी कभार क्वेश्चंस भी आप पैराग्राफ के एंड में डाल सकते हैं कि इससे वो लीडिंग आएगा, स्पेशली इन ऐसे। तो उस सबका ध्यान रखें। प्लस हम लोग जैसे रिजेक्शंस, फेलियर्स की बात कर रहे हैं तो वो दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट दैट, हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, हैव पेशेंस, परसिवरेंस एंड हैव फेथ। बिलीव इन गॉड, ही हैज द बेस्ट फॉर यू इन हिज पॉकेट। वो हमेशा आपको बेस्ट देंगे, बस ये विश्वास बनाए रखें। जब टाइम होगा, मैं मानता हूँ कि हाँ हर चीज़ का अपना टाइम होता है, इस चीज़ में मैंने हमेशा माना है, जब टाइम होगा तो आपको मिल जाएगा। बट अपनी मेहनत जरूर जारी रखें और निरंतर मेहनत करें। थैंक यू सो मच।